अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत सारे नित नए बयानात हैं और उनकी रोशनी में एक नई बहस छिड़ पड़ी है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि नए इल्हाक बनते हुए, नई लड़ाइयाँ होती हुई, नए इख्तिलाफात जन्म लेते हुए उन पार्टीज़ के दरमियान नज़र आ रहे हैं जो कि प्रॉबेबली आज से चंद रोज़ पहले तक भी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे। वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कल कुछ इजहार ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किन अल्फाज में अपना ये इजहार ख्याल कल किया, जिसके बाद से ये जो एक नया डिबेट है वो छिड़ गया है और नई एक बहस ही छिड़ गई है। उनकी अपनी ज़बानी ये सुनिएगा। ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। शहबाज शरीफ साहब 12-14 घंटे काम कर, मैं आपको बताऊं वो 18 घंटे भी कर। हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर, हम और कुछ नहीं कर। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठे, चाहे वो एक महीना बैठे, चाहे वो उसको 1 साल बैठे। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। और DGISPR की अभी से कुछ देर पहले हुई जो प्रेसर है उसमें भी कई अहम सवालात उठाए गए और एक तो जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं उनके बारे में एक बड़ी तवील तौर पर एक ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि किस तरह से बीइंग अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कम्स फर्स्ट। इस बात को हमने फर्स्ट एंड प्रायर मोस्ट रखना है, एवरीथिंग कम्स लेटर। ये बात उन्होंने बहरहाल की, लेकिन साथ साथ जो एक 2-3 और कमेंट्स थे जो कि इन कंजंक्शन हम देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की उस कल वाली तकरीर के बाद, वो चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा। फिर फ़ौरन एक ब्रेक के तरफ बढ़ेंगे और अपने मेहमानों का रुख करेंगे, बिकॉज अलॉट इज़ हैपनिंग। और जो चहमगोइयाँ हैं वो और ज़्यादा कहें एक्टिवेट हो गई हैं या इंटेंस हो गई हैं इस तकरीर के बाद। निज़ाम की तब्दीली के इशारे, आप माने या ना माने, हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं ये तबाह हो चुका है। अपने नौजवानों को माहाना 2-4 हज़ार रुपए या टैबलेट्स देकर खुश करेंगे तो ऐसा नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सूबों से लेकर एक एक मसला हल करना पड़ेगा। तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, एक महीने बैठें, 1 महीने बैठें या 1 साल बैठें। जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे इस मुल्क के सियासी हालात नहीं बदलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इकदाम करना होंगे। जब 6 से 7 करोड़ आबादी थी उस वक्त भी 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ आबादी है और वही 4 सूबे हैं। हमें सोचना होगा कि क्या ये गुड गवर्नेंस है। DGISPR का आज की जो उनकी प्रेसर है उसमें से ये बयान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ाती हैसियत में बयान दिया। इस पर बात नहीं करूंगा। तमाम सियासी जमातों की ख्वाहिश है गवर्नेंस बेहतर हो। DGISPR, मौजूदा सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के नाम से 3-3 सूबों में तकसीम किया जाए। नए सूबे बनने से आवाम के तमाम मसाइल का पायदार हल मुमकिन हो सकेगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान, शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें और कौमी हुकूमत की राह हमवार करें। कौमी हुकूमत जिसको तमाम सियासी क़ुव्वतों की हिमायत हासिल होगी और वो हुकूमत ऐसे बड़े फैसले कर सकती है। नेशनल डायलॉग कमेटी। अब नाजरीन आप ये देखें कि कौन कौन सी जमातें जो हैं वो इस बात की आवाज़ में ला रही हैं। एक NDC है, अलीम खान साहब हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी वारों और सख्त इल्ज़ामात का जो एक सिलसिला है वो जारी है। अगर आज़ाद कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया तो वफाक में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। PTI से कहता हूँ बॉयकॉट की सियासत छोड़ें। मैं आज अपना हाथ PTI के संजीदा सियासतदानों की तरफ बढ़ा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी, बार बार धमकी देने वाली पीपल्स पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात उठाने के बजाय पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने उसे मुस्तरद क्यों किया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम, ये जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। जिस दिन नून लीग ने कहा उसी दिन इस्तीफ़ा लिखने में हमें बहुत देर नहीं लगेगी। राजा परवेज़ अशरफ, PTI का इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा। 2 पार्टियों के गठजोड़ ने कश्मीर के हालात ख़राब किए, जबकि दोनों जमातें गुज़िश्ता 40 साल से हुकूमत में हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर पीपल्स पार्टी को अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दावत देते हैं। पीपल्स पार्टी की वफाक और सूबों में आइनी और सियासी ओहदों पर मौजूदगी क्यों? रहनुमा JUIFA हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी इसी पूरी चीज़ में उन्होंने भी एक अपनी पेंडोरास बॉक्स JUIFA की तरफ से भी खुल गया है। तो नाजरीन, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। ऐसा लग रहा है नई दोस्तियाँ, नए इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने इत्तेहादों में बहरहाल बड़ी एक क्लियर कट हमें यहाँ पर दरारें या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। ओवर टू अ ब्रेक, फिर वापस आते हैं और इन तमाम मौज़ूआत का रुख करेंगे। तमाम पार्टी से इनपुट्स कलेक्ट करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें किस सिमत में जा रही हैं नियर फ्यूचर। डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत ज़रूरी उमूर पे फौरी तौर पर रुख करते हैं। गुड गवर्नेंस का तकाजा और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की आवाज़, क्या वाकई इस रास्ते में या इसके ख़िलाफ़ एक जमात है जो कि खड़ी है? क्योंकि एज वी स्पीक सारी ही जमातों की अलग अलग सूबों में हुकूमत है। तो बहरहाल इस ज़रूरी मुद्दे को उठाते हैं और साथ साथ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, कई तरफ से दोस्तियां दुश्मनियां नई बनती हुई आज सामने आ रहे हैं, नए क्या कहेंगे, नए रिश्ते और नई कहानियां। तो उन पे भी आज थोड़ा सा डायरेक्ट एक उस पर रद्द अमल मांग लेते हैं। ओवर टू आवर गेस्ट्स राइट अवे। सैयदा शैला रज़ा यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक डिप्टी स्पीकर एज वेल फॉर सिंध असम्बली एंड फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर। बहुत खुश आमदीद आपको शैला साहिबा। एडवोकेट शफकत अवान साहब नाजरीन हमारे साथ पूरी बहस में जुड़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आर्गूमेंट्स लेकर, कि माशाल्लाह लॉयर भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली अपनी जमात से। वेरी वार्म वेलकम आपको भी एडवोकेट साहब। और डॉक्टर शहजरा मनसब नाजरीन, वज़ीर मुमलिकत बराए क्लाइमेट चेंज, तमाम मामले पे हमसे जुड़ती हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और अपनी जमात की बड़ी देरीना साथियों में से एक हैं। आपको भी बहुत वेलकम शहजरा साहिबा। और अच्छा, बात का आगाज़ अगर शैला साहिबा आप इस पर पहले फरमा पाएँ कि अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की भी मांग है, क्या सिर्फ आप रास्ते में रुकावट हैं? क्योंकि मैंने ये बैरिस्टर गौहर का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि आप और PMLN जो है असल में आप लोग रुकावट होंगे। असल में जब भी कोई ये बात करे कि पीपल्स पार्टी या कोई भी पार्टी, तो मैं समझती हूँ कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे पॉलिटिक्स को या आईने पाकिस्तान को। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि हाकमियत अल्लाह ताला की और ज़मीन आवाम की। अब सिंध की जो आवाम है उसने हमें अपने तौर पर सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया कि हम उनके हकूक़ के ज़ामिन हैं। अब वो क्या चाहती हैं हम उनकी ज़बान बोलेंगे। अब इसके अलावा जो हैदराबाद सिटी है उसके बाद से जो है 18-19 पार्टियाँ जो पूरे पाकिस्तान में एक दूसरे की बैंड बजाए रखती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ती हैं, वो सारी मुत्तहिद होकर हमारे ख़िलाफ़ लड़ती हैं। रिज़ल्ट आपको पता ही है क्या है, धूमधाम से हारती हैं। लेकिन वो 18-20 पार्टीज़ भी जो हैं, जो हैदराबाद सिटी ख़त्म होने के बाद हमारे से इलेक्शन लड़ती हैं मिलकर सीट टू सीट। आप उनसे भी अगर पूछेंगे, PMLN सिंध से पूछेंगे, JUI सिंध से पूछेंगे, बड़ी दो जमातें ये हैं, PTI सिंध से पूछेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, सूबा सिंध में मज़ीद यूनिट्स नहीं बनने चाहिए। हद तो ये है कि जब PTI ने एज फेडरल गवर्नमेंट जो है वहाँ के जो आइलैंड्स हैं उस पर, क्योंकि मर्ज़ी आवाम की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, उस पर जब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहा, तो जो 1-2 MNA इनके इसमें जीत गए थे, उन्होंने रिज़ाइन किया और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए कि ये नहीं हो सकता। तो अब जो ये कहता है कि पीपल्स पार्टी, उसको ये समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी अवाम के वोट से आ रही है और अवाम की राय जब होगी तो फिर चाहे मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर हो, काला बाग तो नहीं बनेगा। फिर चाहे अभी आपने मौजूदा टेन्योर में तकरीबन 1.5 साल पहले देखा कि नहरी निज़ाम के ऊपर बात चली थी, तो सिंध में बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आया। और क्योंकि एक बात इस तरह जाहिर की गई थी कि ओहो जी, सदर साहब ने फ़ैसला दे दिया, जबकि सदर सेरेमोनियल हैं, उनको अगर आप ब्रीफिंग देंगे वो ले लेंगे, लेकिन वो फ़ैसला तो सिंध के अवाम ही करेंगे। तो उसको एक शक्ल दी गई थी सदर के ऊपर, ये वो, तो लोग उस पर भी जज्बाती हो गए थे। उन्होंने कहा था ये कोई भी नहीं कर सकता, ना नहरों तो पे इसलिए हुई ना नहरों पे हुई, ना काला बाग डैम पे हुई। और सिंध की आवाम जो है वो अपना फ़ैसला खुद करती है। मैंने आपसे कहा कि 18-19 पार्टीज़ लड़ती हैं। कराची में हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह ज़्यादा बढ़ाई है। माशाल्लाह के माड़ी टाउन, मलीरपुरा और साउथ और ईस्ट में भी हमें कुछ सीटें मिली हैं, लेकिन सेंट्रल और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो मोस्टली हमारे पास नहीं आता। अच्छा, तो नहीं है ये शैला साहिबा, ये बात तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, एक इस पे भी जुमला फरमा दें, जो कि वज़ीर दाखिला, अभी मुलाकात भी उन्होंने की है आपकी क़यादत से पार्टी की,
اور سمجھے جاتے ہیں کہ بہت ہی قریبی ہیں اور باقاعدہ صدر زرداری صاحب ان کو بیٹا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. تو آپ سے کوئی کسی نہ کسی لیول پر تو مطلب اگر آپ کے نالج میں دیکھیے اگر عمر کی بات ہے تو اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میں نے جلدی سے شفقت کو کہا تم, پھر میں نے کہا بھائی میں نے تم سے اس لیے کہا ہے کہ آپ چھوٹے ہو مجھ سے, بھائی ہو میرے چھوٹے. تو یہ ایک رواداری ہوتی ہے کہ وہ ان کو بیٹا کہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے کی خاطر عوام جو چاہے گی اس کے برعکس بیٹے کی بات سنیں گے. انٹرسٹنگ. شفقت صاحب اوور ٹو یو. ابھی ساری باتیں آپ صرف پیپلز پارٹی پر ڈالیں گے کہ وہ اس کے خائف ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کی ویسے بائی دا وے پختونخوا میں گورنمنٹ ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کسی پہ بھی نہیں ڈالوں گا. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے چلیں جیسا بھی ہے, جس کی حالت تو جو بھی بگاڑ دی ہے سب نے مل کے, لیکن اس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ وہاں کی جو اسمبلی ہے اس کی کنسنٹ بہرحال ضروری ہے. تو میں تو سمپل اس کا دیکھیں, میں تو ذاتی طور پہ صوبوں کے حق میں ہوں, لیکن آپ ایسے کریں کہ آپ ہر صوبے میں ریفرینڈم کروا لیں. اگر وہاں کی عوام چاہتی ہے نئے صوبے تو ضرور بنائیں. دیکھیں اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے تو کے پی میں بنائے, نون لیگ چاہتی ہے تو وہ بنائے پنجاب میں, اور اگر وہاں کی گورنمنٹ جو ہے سندھ کی وہ نہیں چاہتی اور اگر عوام نہیں چاہتے تو وہاں نہ بنے. ویری فیئر. یہ تو بڑا سمپلسٹک آرگیومنٹ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم چاہتے ہیں, میں بھی ایڈ کر دیتی ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ بنے تو ہم کے پی میں بنائیں, نون لیگ چاہتی ہے پنجاب میں بنے تو وہ پنجاب میں. مطلب ابھی فرما رہے ہیں یہ استحقاق وہاں کی گورنمنٹ کا اور وہاں کی اسمبلی کا ہونا چاہیے. پیپل آف دیٹ پروونس. پیپل آف دیٹ پروونس. اسمبلی میں کون لوگ ہیں؟ لوگوں کے بھیجے ہوئے. تو 2 سے 3 دفعہ سندھ اسمبلی میں جب سید سردار شاہد صاحب وغیرہ سندھ اسمبلی میں موجود تھے ایم کیو ایم کی, تو اس وقت بھی یہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ سندھ کو مزید صوبوں میں تقسیم کرنا نہیں چاہتے. کوئی 3 دفعہ یہ ریزولوشن پاس ہو چکی ہے اور عوام ہی کے نمائندے بیٹھے ہیں نا. تو شفقت صاحب پھر اگر یہی والی بات ہے ٹھیک ہے, تو دوسرا یہ کہ آپ تو کہتے ہیں عوام کے نمائندے نہیں بیٹھے, فارم 47 والے بیٹھے. دیکھیں وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ میں تو صرف سمپل اتنا کہتا ہوں کہ آپ کسی پہ اپنا جو خیال ہے وہ ٹھونسے نہ, وہاں کی جو لوگوں کی آواز ہے اس کو سنیں. اور بڑا ضروری ہو گیا لوگوں کی آواز کو سننا. ہم اپنی مرضی کی چیزیں ان پہ ٹھونس کے ملک کو تباہ کر لی ہے, اور مزید اس طرح کے منصوبے محسن نقوی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں سسٹم فیل ہو گیا ہے, تو وہ تو انہوں نے مان لیا سسٹم. ہم تو کب کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سے یہ نہیں چلنا, فیل ہو گیا ہے. چلیں انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا, دونوں پارٹیز نے حالیہ الیکشن میں بھی ایڈمٹ کر لیا کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے اور فارم 47 کی حکومت ہے. ٹھیک ہے, ہماری تو ساری باتیں انہوں نے تو نہیں کیا, مطلب یہ تو پیپلز پارٹی نے چلے پیپلز پارٹی ان کی الائز ہیں نا, انہوں نے مان لیا کہ وہاں فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں. ہم کب کا کہہ رہے تھے, ہماری تو کوئی نہیں سن رہا تھا. چلیں ہماری بات کو بھی ویٹیج مل گئی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے ضرور بننے چاہیے, لیکن وہاں کے لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پہ کوئی فیصلہ نہیں ٹھونسا جانا چاہیے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر شہزرا, یہ اوور ٹو یو پلیز. اب محسن نقوی صاحب کے بیان کو آپ کی ریڈنگ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ سسٹم فیل کر گیا اور اس سسٹم کا کوئی وہ نہیں ہے, لیپ ٹاپ بانٹنے سے اب کے لوگ نہیں خوش ہوں گے, اور یہ کاکروچ اگر اب آپ کے گلے آ گئے یا ہمارے گلے آ گئے تو یعنی یہ پورا نظام جو ہے وہ سب کچھ جا سکتا ہے. تو یور ریڈنگ آن دس, آپ لوگ کیا مطلب انسائٹ کر رہے تھے عوام کو کہ یعنی کہ ناٹ انسائٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ, یا آپ سمجھے ایلیور کر رہے تھے عوام کو کہ آئے لیپ ٹاپ لے لیں, آئی پیڈ لے لیں, بٹ مطلب یہ ریڈنگ تو اس کے بالکل برعکس ہے جو کہ وزیر داخلہ نے کل بیان کی ہے. بہت شکریہ مونا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ وی آر اے ینگ ڈیموکریسی, اور وہ بھی وہ ڈیموکریسی جو کہ بارہا ڈیریل ہوتی رہے. اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ آ کے یہ کہیں کہ گورننس کی کچھ ایشوز ہیں, ابھی کچھ چیزیں ہیں جو سالو ہونے والی ہیں, کچھ جو محسن نقوی صاحب نے باتیں کی, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ہیں جو کہ ہونے والی ہیں, لیکن اس کا سلوشن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پروونسز کو مزید جو ہے وہ کر دیں, میں نہیں سمجھتی کہ یہ سلوشن ہے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ویسے بھی اس وقت ہے, 2 پروونسز ہماری جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی بات کرنی ہے وہ ہم نے کانسٹیٹیوشن اور لا کے فریم ورک کے اندر رہ کے کرنی ہے. میں شیلا رضا صاحبہ سے میں اگری کرتی ہوں. دیکھیں جو بھی بات ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگی, اور یہ کہنا کہ ہر آپ صوبے میں ریفرینڈم کرا لیں, یہ اس چیز کا سلوشن نہیں ہے. اگر یہ باتیں ڈیبیٹ کرنی بھی ہیں, اگر اس چیز کے اوپر اگر آپ نے رائے لینی بھی ہے, تو بالکل عوامی نمائندے ہی ہیں جو آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ از دا سپریم باڈی, آپ وہاں پہ آ کے ڈیبیٹ ضرور کر سکتے ہیں.
अवामी नुमाइंदे अपना राय उसमें जरूर दे सकते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज हो जिस पे आप कंसेंसस बिल्ड कर सके तो फिर उसको हम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसको इस तरह लाइटली एक तकरीर के साथ हम नहीं कर सकते। ना ही इसकी डिबेट जो है वो इस तरह से टीवी शोज पे होनी चाहिए। इसकी डिबेट पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीज, ये आइडिया आता रहता है, ये पहली दफा नहीं आया, ये आता रहता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये फेडरेशन वीक करने वाली बात है। अगर हमने गवर्नेंस को बेहतर करना है तो उसके लिए हाँ कई चीजें हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है, मसलन के लोकल बॉडीज को करने की, उनको एम्पावर करने की। बट अगेन दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस, जो कि एकदम आप नहीं कह सकते, या ये आप नहीं कह सकते कि रीसेट का जो वर्ड यूज किया गया कि आप रीसेट कर दें। हाँ डॉक्टर शहजरा, डिलीवरेंस का इशू है। यस जी, अगर ये कहा जाए, देखें कि वो लैपटॉप अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं। आप उन बच्चों से जाके पूछें जिनको लैपटॉप्स मिले हैं, जिनके लिए पूरा कई चीजें, उनके लिए एवेन्यूज खुल जाते हैं। वो घर पे बैठ के, कई बच्चे हैं हमारे बड़े ज़हीन बच्चे जो काम कर रहे होते हैं। सो यू नो, एक एग्जांपल दे देना, आई डोंट थिंक दैट्स अ सोल्यूशन। जो गवर्नेंस के इशू हैं या जो डिलीवरेंस के इश्यूज हैं, उनको अगर हमने सॉल्व करना है तो फिर उनको बैठ के, और एक हिस्टोरिकली भी हमने देखना है ना कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली क्या होता रहा होना, क्या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन होने का चांस दिया गया जिस तरह के बाकी ममालिक को दिया गया? ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो ज्यादा, अगर आप सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक रहे उनके टेन्योर्स मिला के भी देखें तो एक मार्शल लॉ का टेन्योर से ज्यादा बनता है। तो इसीलिए ये इश्यूज भी हैं, और इन इश्यूज को एड्रेस भी पॉलिटिकल पार्टीज ने ही करना है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने ही आपस में बैठ के इसके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं अगर कोई इश्यूज हैं भी। तो सबसे पहला इशू तो इस वक्त हमें दहशतगर्दी का है, जो कि हमारे 2 सूबों को अपनी लपेट में ले रहे। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे हमारे दुश्मन ममालिक हैं जो हमारे नेबर्स। आज DGISPR की बड़ी तवील ये प्रेसर थी जिसमें उन्होंने ये वाली बात फरमाई है कि मतलब दहशतगर्दी के हवाले से, और वो भी यही बात उन्होंने साथ साथ कही है। मैंने इब्तिदाइये में भी अर्ज़ की कि अगर एक आबादी के तनासुब से देखा जाए तो सूबे जो पहले आबादी थी तब भी 4 थे, अभी जब 25 करोड़ आबादी है तब भी 4 हैं। तो ये इस आर्ग्यूमेंट को मतलब इन कंट्रास्ट और इन कंपैरिजन विद द पॉपुलेशन, ये तब आप इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देखती हैं? देखिए, इन रिलेशन टू पॉपुलेशन भी कोई भी अगर इस चीज की आर्गुमेंट है ना, इसको डिबेट पार्लियामेंट के अंदर किया जाएगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाएगा, और उसके बाद अगर कंसेंसस डेवलप होता है फिर ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकती है। आबादी तो ममालिक की बढ़ती ही है। अभी मेरी पर्सनल राय में ऑलरेडी हम फेडरेशन को वीक करने की इसमें हो जाएगा अगर हम अभी ऑलरेडी जो सूबे हैं उनको और डिवाइड करने की कोशिश करें, क्योंकि विल ऑफ द पीपल हमने देखनी है, और जो हम बैठे हुए पार्लियामेंट में वो विल ऑफ द पीपल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शफकत साहब भी बल्कि इस पे वो मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन खैर बहरहाल एक बहुत सारे एक आर्ग्यूमेंट्स है ना जो कि अलग अलग जावियों में ये वाली बात हो रही है। तो शैला साहिबा, एक ये भी बात फिर हो रही है कि मतलब आप लोग भी सिस्टम में, जब ये फॉर्म 47 का मैंने अर्ज किया था, आप उस वक्त भी कोई शफकत साहब कमेंट कर रहे थे, आप फरमाना चाह रही थी कोई उस पर बात, वो भी ज़रूर करें। मतलब ये तो है ना, आप लोग भी अब मान गए कि 47 जब गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई, हाँ, और चेयरमैन बिलावल ने पहली स्पीच की तो उन्होंने कहा कि न मैं इस रिजल्ट से मुतमईन हूँ, ना आप मुतमईन है, ना ये मुतमईन है, ना ये मुतमईन है। हर पार्टी जो हुकूमत में है या अपोजिशन में है वो मुतमईन नहीं है। और जब मैं पहली गवर्नमेंट में था, मैं जब भी मुतमईन नहीं था, तो हम तो जीत के आए हैं, और हम ये आपको कहते हैं कि आप बना लें गवर्नमेंट, हम आपके साथ मतलब बैठ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये बात सबको पता है कि चाहे आपके कोई से भी इलेक्शंस हों, 2013 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तालिबान की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त वो हमारे बिछड़े भाई थे, उस वक्त वो हमारे प्यारे थे,
उस वक्त वो इस्लामी भाई थे, तो उस वक्त किसी पार्टी को कोई अफसोस नहीं था, बल्कि बानी पीटीआई ने कहा था तालिबान रुको हम आ रहे हैं। हाँ। और नवाज शरीफ साहब ने कहा था पीपल्स पार्टी ने जो किया उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। वो भी आरोज इलेक्शन साबित हुए थे। नवाज शरीफ साहब तो प्रो तालिबान वो कहते हैं, हम तो कभी नहीं थे। देखिए अब ये एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। बहुत सारे लोग उनसे 3 दफ़ा उसामा बिन लादेन भी उनसे मिले, जिन साहब का मर्डर हुआ उन्होंने खुद बयान दिया था। और फिर एक बहुत बड़ा बयान है कि हमारे और आपके ख़यालात मिलते हैं, दूसरे सूबों में धमाका कीजिए, दूसरे सूबों में तो वो फिर रहे हैं, पेक्स फिर रहे हैं। तो बड़ा ये सारे बयान थे ना, मैं कैसे इनको भूल सकती हूँ। मेरे कायद ने जो है वो ललकारा और टेररिज्म को, और टेररिस्ट के हाथों शहीद हुई। तो हम तो बड़ा क्लियर स्टांस रखते हैं। यहाँ पे वो लोग थे, अब क्योंकि DGI-SPR भी आज आए, तो यहाँ पे तो वो लोग हैं, रियासत भी कंफ्यूज थी। वो कहती थी अफगान तालिबान अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती थी अगर वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं तो जो यहाँ पे धमाका करके वहाँ भागते हैं उनको पनाह क्यों देते हैं। और लेकिन मुल्क के वसी तरीन मफाद में हम उसमें बैठे, चेयरमैन बिलावल बैठे, उन्होंने कहा लेकिन मैं इनसे खैर की उम्मीद नहीं रखता। हाँ। तो अब ये सारी बात आज यहाँ तक जब आ गए हैं तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम बैठ के इनको खारिज कहते हैं और इनसे अब हम मज़ीद बातचीत को तैयार नहीं है। देखिए रियासत का जो भी बयानिया था मुझे उस पर इतराज़ नहीं है, क्योंकि अपने पड़ोसी के साथ जंग में जाने से पहले बड़ी हुज्जतें होती हैं। दुरुस्त बड़ी हुज्जतें रहीं, लेकिन बहरहाल पूरी तो अब जो 2018 का था इलेक्शन में दोबारा अपने उस पर आ जाती हूँ, वो भी जो है आरोज का इलेक्शन कहलवाया, फिर 24 का इलेक्शन जो है उसमें सिस्टम आपका ऐप बैठ गई। तो हमारे लिए तो हर दौर में इलेक्शन मुश्किल रहा है, हर दौर में, लेकिन हमने मूव ऑन करके कि पार्लियामेंट को ताला ना लगे चलाया। क्योंकि जब मुशर्रफ ने पार्लियामेंट पे ताला लगाया तो सबसे ज़्यादा सिंध को नुकसान हुआ। 8 साल उसने एक जॉब का जो है दरवाज़ा सिंध पे बंद रखा। मुशर्रफ के ज़माने में तोरा बोरा हुआ और ये सारे तोहफे हमें मिले। ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो आपको पता है MQM फ़िरक़े की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे सारी सियासतों को जन्म दिया गया और अयूब के दौर में मुल्क 2 लाख हुआ। राइट। तो ये कहानी है गैर जमहूरी ताकतों की। और उसके आप हमेशा मतलब उसके रिसीविंग एंड पे रहे हैं। हम सबसे ज्यादा हमारे वो कह रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी हमदर्दी कर रहे हैं। हमें कर्ब करने के लिए इस मुल्क में कर्ब करने के लिए इस मुल्क में फैक्ट्री से पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई। बिल्कुल बनाई गई। यानी वो 90s वगैरह में जो भी MQM, फंक्शनल लीग, PMLN जो कहें, ये फैक्ट्री मेड पार्टीज आई सिर्फ हमें कर्ब करने के लिए। आज भी हम खड़े होके यही कह रहे हैं कि भाई जो जीते आप उसके वोट निकालें। सही हुआ। आई टेक इट अक्रॉस। ये तो काफ़ी एक वो हिस्टोरिक पस मंज़र है पूरी बात का। लेकिन देखें अभी शफकत साहब, अभी आप कह रहे हैं कि आप भी थोड़े से हैं रिसीविंग एंड पे, तो इससे अच्छा तो कोई मौका ही नहीं है। मौका भी है, दस्तूर भी है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की दावत भी है। सुनाइएगा, फिर हम दावत का जवाब भी आज बराए पहली दावत भी बता दी थी। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। तूने डाका मारा तो फिर तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगा। मैं PTI से एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि तुम लोग सियासत करना शुरू कर दे, ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। मैं आज अपना हाथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के संजीदे सियासतदान की तरफ भरा रहा हूँ। हाँ जी शफकत साहब, आप संजीदे सियासतदान हैं PTI के? देखें, पता नहीं, ये तो क्राइटेरिया इनका अपना है, किसको संजीदा समझते हैं, किसको गैर संजीदा समझते हैं। मेरे ख्याल में इनके नज़दीक संजीदा वो है जो इमरान खान के नज़रिए से थोड़ा डाइवेट करे, शायद ये होगा। लेकिन हम तो वो लोग हैं जो खान साहब के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं, सियासत भी इसीलिए कर रहे हैं। अगर वो नज़रिया नहीं है तो मैं तो बाई बार सियासतदान हूँ नहीं, अभी आया हूँ 3 साल पहले, और छोड़ भी दूंगा अगर नज़रिए से हटने के लिए मुझे कहा गया तो। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है सियासत, मेरे लिए पाकिस्तान ज़रूरी है, मेरे लिए इमरान खान का नज़रिया ज़रूरी है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बिलावल साहब अच्छी बातें कर रहे हैं कश्मीर में खड़े होके, ये बातें आके नेशनल असम्बली में क्यों नहीं करते?
آپ بیٹھے ہیں حکومت کے سارے آئینی عہدے لے کر, آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں پل پل, جہاں پہ بھی پھنستے ہیں آپ انہیں نکالتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں یہ بہت برا بجٹ ہے, آپ تقریریں کر کر کے اور پھر آپ نے بجٹ پاس کروا دیا. وہ ایک قانون لے کے آتے ہیں جو کہ بڑا ہی ظالمانہ قانون ہوتا ہے, اور میں تقریریں سن کے اپنی بہن سے لے کر اور ان کے آخری بندے تک میں کہتا ہوں کہ ابھی یہ بالکل ووٹ اس کو نہیں کریں گے, اور پھر وہ قانون یہ پاس کرواتے ہیں ان کے ساتھ مل کر. آج کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنی ہے, بھائی 26ویں 27ویں ترمیم میں تو ڈیبیٹ ہوئی نہیں. آپ کو بھی تب پتہ چلا جب پاس ہو گئی کہ 26ویں 27ویں ترمیم کیا ہے. اور میں دیکھو یہ تو وہ چیزیں جن کے ہم آئی وٹنس ہیں نا, اچھا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, ترمیم کو تو بہت اون کیا تھا, انہوں نے کہا تھا وہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا قانون آ رہا ہے اور کون سا قانون پاس ہو رہا ہے. اسمبلی میں ڈیبیٹ والا تو شاید کوئی ماحول بنا ہی نہیں اور نہ کبھی ہوئی ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی ضرور ہم ان کے ساتھ چلیں گے, لیکن ایک کام, دو رنگی چھوڑیں نا, ایک بات پہ آئیں, یا تو گورنمنٹ کا ساتھ دیں یا پھر ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں. نہیں تو آپ بھی تو دیکھیں نا, آپ یا تو ان کے ساتھ کوئی مفاہمت کریں, کوئی ان کے ساتھ آئیں, ان کو یس تو کریں نا. دیکھیں ابھی وہ انہوں نے میں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیں ہمیں ایک الزام ہم پہ لگایا گیا کہ یہ مذاکرات نہیں کرتے. جی یہ بات بڑی پھیلائی گئی مسلم لیگ نون کی طرف سے. ہم نے پورے 8 ماہ ان کے مذاکرات کے لیے گزارے. پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ آپ نہیں کرتے, آپ میں کہہ رہا ہوں کرنے والی جماعت ہی نہیں ہے. اچھا پھر اب 3-4 پروگرام میں کر چکا ہوں, کئی پروگرامز میں ان کے وزرات سے ان کے ساتھ ٹائم بننا کہ بھائی اب ٹائم بتا کے جاؤ کب آنا ہے مذاکرات کے لیے. ایک ہی بات کرتے ہیں, یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ جی مذاکرات کریں. مجھے یاد ہے ہمارے پروگرام میں طارق فضل چودھری صاحب سے کوئی اس طرح کی اس کے بعد 20 پروگرامز میں ان کے مختلف وزراء کے ساتھ میں نے کہا آج ٹائم دے کے جائیں یہاں پہ. نہیں تو وہ تو پی ایم ایل این پہ بات ہوئی نا, میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی نہیں کر رہا. میری بات سنیں, میں وہ پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. تو ہم کس کے ساتھ بیٹھیں؟ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور پھر یہ کل ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے. آئیں نہ بیٹھیں ہمارے ساتھ, ان کو چھوڑ کے ہم تیار ہیں. اچھا چھوڑ کے بیٹھیں, نہیں یہ نہیں ہے, نہیں ایسے نہیں ہوگا. نہیں لیٹ می کمپلیٹ, ایسے نہیں ہوگا کہ ادھر ان کے ساتھ ادھر ہمارے ساتھ. آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم بیٹھیں گے, ان کو چھوڑ کے آئیں. اوکے رائٹ, آفٹر اے بریک ناظرین بہت مچ شہزرا صاحبہ کا اور دیگر اس کے بعد میں شہزرا کے بعد جواب دوں. ویلکم بیک ناظرین. جی شہزرا صاحبہ دیکھیں, سم تھنگ مسٹ بی رانگ, یہ آپ سے عرض ہے. اگر ایک اتحادی دوسرا اتحادی ملٹیپل اتحادی آپ کے حوالے سے یہ والی گفتگو فرما رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے. اب جیسے شیلا بی بی کی گفتگو آپ نے ابھی خود ہی سن لی کہ آپ لوگ بنی ہی آپ کی پارٹی کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ اسی وجہ سے بنی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کو ختم کیا جائے. خواجہ آصف صاحب سے آپ کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب کا ایک چل پڑا ہے معاملہ. علیم خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیری بہن بھائیوں نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ اس علاقے کی محرومیوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ ان کے دھوکے میں دوبارہ نہیں آئیں گے. ایک کافی طویل یہ معاملہ چل پڑا ہے. خواجہ آصف صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میں کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. مطلب ایوری ایلائی آف یورز شہزرا صاحبہ, چاہے وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں, استحکام پارٹی ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, وہ سارے یہ سارے الزامات آپ کے حوالے سے کیوں بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کچھ پھر تو یہ سسٹم فیلئر والی بات کچھ صحیح لگ رہی ہے نا جو محسن نقوی صاحب نے کل فرمائی. اس پہ میں بات کروں گی. دیکھیے جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو مختلف پارٹیز اپنا ایجنڈا لے کے جاتی ہیں, لوگوں کے عوام میں اپنا ایجنڈا پیش کرتی ہیں, دوسری پارٹیز کی جو ویکنیسز ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ تو الیکشن کا ایک حصہ ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہر الیکشن کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ اس وقت بھی ہو رہا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی پارٹی جیسے 2018 کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن تھا پاکستان کی تاریخ میں, اور اس کے بعد تمام پارٹیز نے جو پی ٹی آئی کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز تھیں, یہ تو آر ٹی ایس بٹھا کے اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے آ گئے, تمام پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے, جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, چاہے جتنی بھی دھاندلی زیادہ الیکشن ہے لیکن وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گی, اور وہ بیٹھی. لیکن ان کا وتیرہ اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ ایز جو پرائم منسٹر یہ اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, ان کو اگنور کرنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے. اور اب ایز اپوزیشن بھی ان کا یہی وتیرہ ہے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ فلاں جو ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوئی, اور فلاں کے اوپر آپ لوگوں نے تو آرڈیننسز کی فیکٹری کہا جاتا تھا آپ کے زمانے میں. ایک دن میں آپ کتنے آرڈیننسز پاس کرتے تھے, تب آپ کو ڈیبیٹ کیوں نہ یاد آئے, تب آپ کو کیوں نہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا یاد آیا, تب آپ کو کیوں نہ یہ باتیں یاد آئیں.
اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ ہم تو کہتے ہیں آج رات بیٹھے پرسوں رات بیٹھے، جس وقت اسپیکر صاحب نے آپ کو دعوت دی، آپ کے ساتھ شروع بھی ہوئی مذاکرات، آپ پھر ان مذاکرات سے بھی بھاگ گئے. پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کو 12 دفعہ کہا کہ آئیں اور بیٹھیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، آپ نے ہمیشہ مانا ہی نہیں مذاکرات کرنا. اور یہ بار بار جب آپ کے جو ایکس چیئرمین ہے پارٹی کے، وہ کہتے رہے کہ میں نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے، انہوں نے خود کہا ہوا ہے یہ، تو پھر آپ آج کیا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ اور آپ پیپلز پارٹی نے تو آتے ساتھ جس وقت 2024 کے الیکشن ہوئے سب سے پہلے آپ کو آفر کی کہ آپ آئے اور حکومت بنائے، لیکن آپ پولیٹیکل فورسز میں یقین نہیں رکھتے، پولیٹیکل پروسیس میں یقین نہیں رکھتے، آپ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہی وہ ون پیج جو آپ کے زمانے میں تھا، وہی عمران ڈار ججز جو تھے وہ دوبارہ آئیں. جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا پیوٹل سوال تھا اس پہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ الیکشن موڈ ہے، الیکشنئرنگ میں یہ سب چلتا ہے. یہ اگر کہا جائے کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، مطلب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے اب ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو وہ نون لیگ کے مفاد کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے مفاد کے ساتھ ہے، تو یہ تو صرف محض الیکشنئرنگ والے نعرے تو نہیں ہیں. something is seriously wrong نا. دیکھیں if something is seriously wrong تو اس کے لیے there are platforms. اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر خرابی تو اس دن ہی یہ پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہیے تھا. وہاں پہ بیٹھی ہوتے ہیں، ڈیو پروسیس ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے بتاتے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی ہو رہی ہے، اس جگہ پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس پولنگ اسٹیشن یہ جائیں، جا کے بتائیں، ثبوت دیں کہ یہ ہے. یہ آپ اگر تقریروں میں جو بھی گلگت وغیرہ کے الیکشن میں اور کشمیر کے الیکشنز میں تو انہوں نے کئی مرتبہ مطلب پن پوائنٹ کیا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے، کہ یہاں مسئلہ ہے، اس حلقے میں گلگت کے الیکشن. دیکھیں مونا، گلگت کے الیکشن یہ جب یہ جیتے تو ہم نے ان کو فوری طور پہ مبارکباد دی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پن پوائنٹ کیا تو ان کا وہ ڈیو پروسیس ہوگا، وہ چیزیں جو ہے کھل کے سامنے آ جائیں گی. اگر کوئی ایسی چیز ہے، اگر ہو ہی نہ ہونا تو پھر وہ کہاں سے آئے؟ صرف اس لیے کہ آپ الیکشن جیت نہیں سکے، صرف اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ نے خود کو اپنا ایک حق دے دیا ہے کہ ہم نے ہی یہ الیکشن جیتا تھا، تو آپ یہ نہیں اس چیز کا دعویٰ کر سکتے کہ یہ اس لیے کہ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم نے جیتا ہے. آپ پرفارمنس بھی تو دیکھیں نا، لوگ عوام جو ہے وہ پرفارمنس کے اوپر ووٹ دیتی ہے. اس وقت دوسرے صوبوں میں، مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں، تو عوام دیکھ رہی ہے کہ کون سے صوبے میں کیا پرفارمنس ہو رہی ہے، کس پرفارمنس سے کیا ڈیلیوری کی جا رہی ہے. اگر اس والے آرگومنٹ سے چلا جائے تو گلگت میں آپ کو جیتنا چاہیے تھا، پھر اگر پرفارمنس پہ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو گلگت میں مطلب نہیں ملی نا میجورٹی. بالکل، تو ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا نا. ہر عوام نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، عوام نے خود جج کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام کیا فیصلہ کرے، ہم ان کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. ہم ان کو صرف بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں اپنی پرفارمنس، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود دیں، اور اس فیصلے کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. انلیس کہ بالکل ہی اس قسم کی سسٹمیٹک دھاندلی جیسے کہ آر ٹی ایس کو بٹھا کے کی گئی، جو کہ بالکل ہی obvious ہو گئی تھی اس وقت، تمام اکراس دا بورڈ تمام پارٹیز نے اس چیز کو دیکھا اور ایکسپٹ کیا. بتائیں شیلا صاحبہ، دو تین چیزیں ہیں نا. پہلے تو میں پہلے تو میں شفقت صاحب کی بات کروں کہ میں نے بات ادھر سے کی کہ جب یہ سیشن ہوا فرسٹ تو ان کو آفر دی، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے، ہم تو بھائی جیت کے آئے تھے، ہمارے اوپر کوئی فارم 47 کا کہیں سے بھی الزام نہیں ہے. مولانا صاحب کا ان کے اوپر الزام ہے پختونخوا والا. ہاں ٹھیک ہے، تو ہمیں تو اس اسمبلی کو بند نہیں ہونے دینا تھا. میں نے آپ کو ریزن بھی دی ہے. اس کے بعد میں کیا سے مانوں کہ یہ خوش نہیں تھے. انہوں نے ہر پرائم منسٹر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سب کی سیٹوں پہ الیکشن لڑا، ایکسیپٹ کیا نا. اس کے بعد ادھر سے آپ کہتے ہیں آپ نے سسٹم کو ڈی ریولوشن میں ایک بات کہہ رہی ہوں نا، آپ آ گئے نا پھر سسٹم میں، آپ نے کیا. اب اس کے بعد آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئر پرسن شپ بھی لی، اور جنید اکبر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اتنا پیسہ جو ہے وہ کروایا، یعنی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے لے کے اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ کام کر رہی تھیں. صحیح ہوا. جب تک عرفان صدیقی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ تھے، میں نے بڑی سنجیدگی دیکھی
टॉक्स में मुज़ाकरात में। उसमें कई और parties और मैंने भी थीं, स्पीकर आपकी भी साहब थे को उसमें। काफ़ी दफ़ा मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में कहा कि इनके लोग जो पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं, मैं भी उसमें होती हूँ, उनको खुद दावत दी, खुद सारा फैसिलिटेट किया। उन मुज़ाकरात में मुझे पीटीआई संजीदा नज़र नहीं आई। अब के मुज़ाकरात जो हैं उसमें सिर्फ वज़ीर आज़म ने बात की है, कोई उसमें आगे चीज़ नहीं हुई। ये सही कह रहे हैं, ये सही कह अब रहे मैं हैं। अच्छा। यहाँ पे ये सही है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि क्या हम हर लेजिस्लेशन को नहीं देखते, क्या हम अपनी इंटरवेंशंस बजट में नहीं डालते, क्या हम जो है वो क्वेश्चन आर में अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी नहीं करती, आपकी तो सिर्फ कोरम पॉइंट आउट करती है। तो हम जितना इंटरवेंशन कर सकते हैं, जितना वाटर डाउन कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज को करते हैं। अगर आप भी साथ होते तो इससे ज्यादा करते। तो बाकी फिर वही बात है कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी है, उन्हीं की पॉलिसी चलेगी, हम तो कैबिनेट का नहीं है हिस्सा। अब मैं आ जाती हूँ, देखिए जीबी में हम समझते हैं वहाँ भी हमारे साथ धांधली हुई है। प्री पोल भी, ड्यूरिंग द पोलिंग भी और आफ्टर पोलिंग भी हमारा बंदा अगवा हुआ, किस किस तरह से क्या हुआ सब चेयरमैन ने बताया था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोक्रेट सीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन सीट, सब पे हमारे साथ बेईमानी हुई। और ये कौन कर रहा है? ये तो 4 नंबर वाले को भी एक आप टेक्नोक्रेट देंगे या वो देंगे, हमें भी देंगे, तो ये कौन है भाई? पूछो तो कहते हैं कौन। अच्छा, अब दूसरा आ जाते हैं हम कश्मीर में। कश्मीर देखें, इस्तेकाम पार्टी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जिस तरह से एग्जिस्टेंस नहीं थी असेंबली में, ऐसे उनकी भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात मेरी बहन कर रही है, हम तो कर करके हमें तो सीटें नहीं मिली और ये सारी सीटें उन्होंने आपस में बांट ली। नहीं तो उसमें यही है कि आपको सीट इसलिए नहीं मिली कि आपकी खवातीन के नाम ही नहीं थे रिजर्व सीट पे, आपका सिंबल नहीं था। ये अदालत का फैसला है, ये अदालत का फैसला। तो मैं तो आपसे मैं तो हिस्ट्री बता रही हूँ ना। अदालत का फैसला है कि जो पार्टी को सीट नहीं होगी वो सीटें दूसरों को मिलेंगी। अब यहाँ पे भी एक पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इंडिपेंडेंट ने कह दिया हम हैं। उन 4 को भी इतनी खवातीन, उन 4 को भी इतना सब, तो जो कुछ हुआ वो हमने देखा। प्री पोल भी देखा, ड्यूरिंग द इलेक्शन भी हमने लैपटॉप बटते देखे। अब आ जाते हैं कश्मीर पे। कश्मीर में प्री पोल बसें गई, खड़ी हैं वहाँ पे। इलेक्शन एक्ट ये कहता है मिनिस्टर्स नहीं जाएंगे, गए, दोनों जगह गए। अब जो ड्यूरिंग द इलेक्शन सेल में चला रही थी जी, और मैंने ही सारे ये फैक्ट्स दिए थे कि चौधरी यासीन के हलके में क्या हो रहा है, सब जगह क्या हो रहा है। एक तो वहाँ पे इंटरनेट बंद, फिर भी मैं समझती हूँ मैं बहुत कोशिश की, सारे हलकों में मैंने फ़ोन किया, सारे हलकों से। नक्याल में बहुत ज़्यादा मसला था, राजमहल में जहाँ से हमारा बंदा जीता है, इतने मसले थे, सारी जगह के मैंने मसले किए। ड्यूरिंग द इलेक्शन हमारी शेरी रहमान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बाद के सबूत हमने इस पे तो चलाए सोशल मीडिया पे, लेकिन बहरहाल पार्टी के बड़े दोबारा बैठे हैं और आज 4 जो सीटें हैं उनके सबूत पेश किए गए हैं गवर्नमेंट को। तो अब जाहिर है कि हम तो शुरू से यही शिकार है। हमारा वहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट जो है मैनिफेस्टो है। हम ये समझते हैं कि अगर परफॉर्मेंस होती तो आज लाहौर का अतराफ डूबा हुआ ना होता। राइट। अच्छा। और मैं उस परफॉर्मेंस पे जा ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ की परफॉर्मेंस का जो कश्मीर के सिनेरियो से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि हमारी किसी सीट पे फॉर्म 47 की नहीं है शिकायत, हमने सिंध में जीता है, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ जो हमारी परफॉर्मेंस है जो भी है, लेकिन हमारा सिंध का मैनिफेस्टो, कश्मीर का मैनिफेस्टो हमारा बिल्कुल डिफरेंट है और हम उस पर वोट मांग रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। इतनी तो बात है ना कि अगर आपको गिलगित में, सिर्फ एक जुमला फरमाइएगा फिर मैं शफकत साहब की तरफ बढ़ूँ, कि अगर आपको वहाँ पर एतराज़ था ये उस पार्टी को सीटें मिलने पर, तो आपने उसके साथ इलाक़ क्यों कर लिया? वही आ गए ना, जब उनको तस्लीम कर लिया गया, जैसे सबको तस्लीम कर लिया जाता है, जैसे जो है वो कौन सा सिस्टम 2018 में बैठा था तो इनको भी तस्लीम किया था। मौलाना तो नहीं आ रहे थे ना, मौलाना तो नहीं आ रहे थे, चेयरमैन ने जाके मनाया था। चेयरमैन क्या अपना रिजल्ट 6 दिन के बाद आया था शफकत साहब, और जब रिकाउंटिंग हुई अब्दुल हकीम बलोच की, फैसल सोरे हयात की, वो रिकाउंटिंग में आगे निकल गए, बंद करके रख दिया। मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा दावत दे दी है आप लोगों को कि अब फिर आए, अब हम सब ने बैठना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे। देखें, और आपको बर्दाश्त किया है वो, मेरी बात सुने, एक बात को तो दाद देना पड़ेगी कि मोहसिन नकवी साहब ने मान लिया कि ये सिस्टम तबाह हो चुका है, ये नाकारा है। और भाई हम तो
कह रहे हैं पिछले 4.5 साल से कि आप लोगों की सिस्टम असेंबली से नहीं मुलाकात चलना, हुई है ना वो आपसे सिस्टम नहीं चलना। अब रह गई मोहसिन नकवी साहब की बात, सिस्टम खुद ही तबाह करके आप कह रहे हैं सिस्टम तबाह हो गया। अब भाई किया किसने वो है? सिस्टम तबाह होगा जो फैक्ट्री से बन के आया। नहीं, मेरी बात तो सुने, सिस्टम खुद ही तबाह किया। जो लोगों की विल थी उसके मुताबिक गवर्नमेंट बनने देते, ना फॉर्म 47 की आप असेंबलियां बनाते, ना ये सिस्टम तबाह होता। सिस्टम तो चल रहा आप था। बना लेते ना इनके साथ, वो कब आपको नहीं, दावत दे दे क्यों कि उनका बनाते? गला सूख हम देखिए, मेरी बहन बोल रही थी तो मैं चुप था। हमें ये दावा दे रहे थे हम गवर्नमेंट बनाए, हम ये कह रहे थे कि ये जाली असेंबली है, हमने इस पे हुकूमत नहीं करनी। यहाँ से निकालें उन घुसपैठियों को जो 5-5 हज़ार वोट लेके और आके असेंबली में बैठे हुए हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके टोटल 5,000 वोट थे हल्के में, और लाख वोट लेने वाले बंदे को साइडलाइन किया और उनसे असेंबली भर दी है आपने। गवर्नमेंट बना लेते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे ना। देखें, मेरी बात सुने, हम बिल्कुल इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। अच्छा। ये सारे लोग हाइब्रिड सिस्टम के मानने वाले हैं, और आज उस हाइब्रिड सिस्टम बनाने वालों ने क्या दिया है कि ये सिस्टम इनसे नहीं चल पा रहा। जब भी तो आपको हर बिल के लिए फोन करना पड़ता था। मेरी बात सुने, एक बात ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने हुकूमत किया 3.5 साल, हमसे गलतियां जरूर हुई हैं और हमारे लीडर ने भी उनको माना है और मैं भी एडमिट कर रहा हूं। लेकिन इनको देखें, 5-5 दफा इस मुल्क पे हुकूमत करके आज भी उधर ही देख रहे हैं जो गलतियां करवाते हैं या करते हैं। आज आए ना हमारे साथ बैठे जमहूरियत के लिए, नहीं बैठे। शहज़रा साहिबा, एक जुमला बता दें, अगर आप मोहसिन नकवी साहब के जो कल के रिमार्क्स थे, इफ दे हैव नॉट गॉन डाउन वेल विद द PMLN, या ऐसी बात है, लेकिन ये बात तो है ना कि वो फिर भी आपके काबीना में इंटैक्ट रहेंगे और उनकी जो पोजीशन है वो वैसे की वैसी रहेगी। इनकी जरूरत है निकालना। देखिए, उन्होंने एक तकरीर करके अपना एक उन्होंने व्यू पॉइंट पेश किया है, अपनी एक उन्होंने राय दी है। ये अलग बात है कि मैं समझती हूँ कि अगर उनकी ये राय थी तो ये पार्लियामेंट में देना बेहतर होता, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये उन्होंने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया कि हम कहें कि जी अब हम उनको काबीना का हिस्सा नहीं रखेंगे या कुछ ऐसी चीज। ये दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट और तमाम पार्टीज मिलकर इस पे डिबेट करें, इसके ऊपर गौर ख्वास करें, देखें कि गवर्नेंस अगर हमने बेहतर करनी है तो किस तरीके से करनी है। आई थिंक कि इस डिबेट को करने में कोई हर्ज नहीं है। राइट, एक पार्लियामेंट में करते तो बेहतर था, और ये पार्लियामेंट की ही डिबेट, इसमें एक ओवरऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो कोई हर्ज नहीं। नाजरीन, रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू एवरीवन। नाजरीन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।